बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, सैलाबी सूरत हाल के बाद बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां से पानी ड्रेन आउट हो चुका है, मगर साउथ पंजाब के कुछ इलाके आज भी ऐसे मौजूद हैं जहां पर पानी मौजूद है, कम है मगर मौजूद है। उसके हवाले से क्या इकदाम हो रहे हैं, और एक खबर जो चल रही है वो ये है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में बारिशों का एक नया स्पेल शुरू होने जा रहा है। क्या दुरानिया है इस स्पेल का, ये कितना अरसा ये बारिशें रहेंगी, इसके हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर हैं, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद होंगे DGPDA में जनाब इरफान काठिया साहब, जबकि प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद होंगे साहिबजादा अशरफ आसमी साहब जो कि एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट हैं, और उन्हीं के साथ साथ शुमैला सिद्दीकी साहबा मौजूद होंगी। उनसे हम बात करेंगे जो रियल एस्टेट में फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। आपकी लैंड पर डिस्प्यूट हो जाए तो उस पर आपने कानूनी कार्रवाई किस तरह से करनी है। ये तमाम तर सवालात जो ओवरसीज के खासतौर पर सवालात हैं कि पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं मगर कब्जा हो जाता है या वो एग्जिस्ट ही नहीं करती लैंड, ऐसी सूरत हाल में वो कहां स्टैंड करते हैं, कानूनी कार्रवाई कैसे करनी है, और प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट आपने किन बातों का ख्याल रखना है। आज के प्रोग्राम में तमाम तरह एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है DGPDA में जनाब इरफान काठिया साहब ने, आपको खुशामदीद कहते हैं इरफान साहब प्रोग्राम में। इरफान साहब, पहले तो सूरत हाल पर बात कर लेते हैं जो सैलाब के बाद की है, और वो जो मुतासरा इलाके जहां पर ये आफत आई और लोग, बहुत सारे लोग नकल मकानी करनी पड़ी, अपने घरों से दूर हुए, वहां पर बीमारियां भी बहुत सारी पैदा हो चुकी हैं। तो अभी आप इस पूरी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं और क्या सूरत हाल है खास तौर पर साउथ पंजाब की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बिलाशुबा ये पंजाब की तारीख के एक बड़ा सैलाब था जिसका पंजाब को सामना रहा, और इसके पेश नज़र पहले आपने देखा कि किस तरीके से रेस्क्यू एफर्ट्स हुई और फिर आगे रिलीफ का काम सर अंजाम दिया गया। और अगर रेस्क्यू को भी मैं क्विकली आपको बता सकूं तो आपसे हम लम्हा बलम्हा चीजें शेयर करते रहे कि किस तरह हमने 26 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया। और जब रिलीफ की बात आई तो आपने देखा कि ये भी पंजाब की तारीख में जो एक एक्सटेंसिव और मैसिव राशनिंग और टेंटिंग और ये सारी फैसिलिटीज को 500 से ज्यादा टेंट सिटीज और बाकी इंतजामात उनको मुकम्मल किया गया। और इसी के साथ साथ लोगों को जो खुले आसमान तले थे उनको टेंटेज फराहम किया गया, ड्राई राशन का इंतजाम किया गया, 3 टाइम्स क्वालिटी मील को इंश्योर किया गया। और अब जो मोस्ट क्रूशल और इम्पोर्टेंट जो थर्ड साइकिल है ऑफ आर डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, जो थर्ड फेज है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। और इस वक्त हम जो पूरे पंजाब में इस वक्त सर्वे का प्रोसेस जारी है, और अभी तक हम आज के दिन तकरीबन 1 लाख एंट्रीज, वो 1 लाख मुतासरा खानदानों को रजिस्टर कर चुके हैं, और एक ट्रांसपेरेंट मैनर में इन लोगों को अब इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में कॉम्पनसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इरफान साहब, ये जो अब बीमारियों की सूरत हाल पैदा हुई और जिस तरह की वीडियोस भी हम देख रहे हैं, यकीनन वो तो एक हकायक है ना जी, तो वहाँ पर अद्वियात प्रोवाइड करना ये किस तरह से सिलसिला हो रहा है, क्योंकि फाउंडेशन भी बहुत काम कर रही हैं, आपका इदारा भी काम कर रहा है, ज़िले इंतजामिया भी कर रही है, तो क्या ताउन किया जा रहा है इस तरह से आपस में? जी बिल्कुल ताउन किया जा रहा है, और आपके इल्म में ही है कि किस तरीके से क्लिनिक ऑन व्हील्स और बोट ऑन व्हील्स वो उन दिनों में हुआ, और अभी भी आप देखें कि मैसिवली जो मेडिकल कवर है उसको इंश्योर किया जा रहा है। वाटर बॉर्न डिजीजेस का जितना हमें खतरा था, अल्लाह ने उसमें काफी हद तक, क्योंकि हमने टाइमली जो अद्वियात की फराहमी है, मेडिकल कवर है, उसको इंश्योर किया, और जिसकी वजह से काफी हद तक चीजें हमारी वो बेहतर हुई। अभी भी बिल्कुल पूरा प्राइमरी हेल्थ भी, स्पेशलाइज्ड हेल्थ पूरी तरह से इस वक्त फील्ड में वो अपनी तमाम फॉर्मेशंस को अलर्ट किए हुए हैं, और सलाम मुतासरीन को पूरा मेडिकल कवर देने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक। और जिन इलाकों में चूंकि पानी की सतह तो काफ़ी कम है, मगर कुछ ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पर पानी अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो उसके लिए क्या इकदाम हो रहे हैं, कोई इंस्टेंट बेसिस पे कोई सोल्यूशन क्या निकाला गया है? जी, अगर ओवरऑल 27 जिलों को देखा जाए तो 27 जिलों में सिर्फ ये जो हमारा मुजफ्फरगढ़ है और जलालपुर पीरवाला और डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज हैं जिनमें पानी का अभी तक हमें सामना है। बाकी मोस्टली पानी ड्रेन आउट हो चुका हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कोई बड़ा हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स वो रिपोर्ट नहीं हो रहा है। जी
तो जहां पानी इस वक्त खड़ा हुआ है, कोई उसकी टाइमलाइन सेट की गई है, कोई डायरेक्शन यकीनन दी गई होगी कि कितने अरसे में इसको हमने क्लियर करना है? क्योंकि जो लोग अपने घर में ही नहीं हैं उन्होंने भी वापस जाना है, अपने घरों को दोबारा से तामीर करना पड़ेगा, बहुत से मामलात हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं। तो अभी सफर शुरू होना है। तो अभी ये जो पानी को खत्म करने के लिए क्या टाइमलाइन दी गई है? जी, अब जो पॉन्डिंग है, पॉन्डिंग को क्लियर करने की बिल्कुल भरपूर कोशिश की जा रही है। आपके इल्म में है कि ये नौराजा भुट्टा जो हमारा एक बंद था, उसके टूटने से एक क्रीक डेवलप हुई और जिसने ये मैसिवली M5 को भी डिस्टर्ब किया और जलालपुर पीरवाला में भी हमारे इश्यूज रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो नौराजा भुट्टा का जो ब्रिज था उसको पूरी तरह से ब्रिज अप कर लिया गया है और इस वक्त जो पॉन्डेज है उसमें खातिर खा वो कमी आ चुकी हुई है और उस कमी को देखते हुए अब ये कहा जा सकता है कि अगले चंद दिनों में वहां पे भी सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मलाइज इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा इरफान साहब, ये बेशुमार लोगों का जो नुकसान हुआ है, पहले हम वो लोगों की तरफ तो बाद में आते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हुआ है और जिस तरह भी आप ब्रिजेस की बात कर रहे हैं, अपना मोटरवे की भी बात कर रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। फिर जो गांव देहात और वो जो कनेक्ट करते थे वो सड़कें शहर से गांव को, वो भी तबाह हुई, वो भी बिल्कुल पानी की जद में आई। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम शुरू हुआ है? जी, अभी क्योंकि M5 का प्रॉब्लम इसी तरीके से चल रहा है और अभी तक 100% क्योंकि पानी का लेवल डिक्रीज होंगे तो फिर हम उस पे क्योंकि NHA के साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पूरी तरह से हम रास्ते में हैं और जो ही ये पानी के लेवल उस लेवल पे आएंगे तो इस पे काम को फौरन स्टार्ट कर दिया जाएगा। बाकी थ्रू आउट पंजाब जितने भी हमारे ब्रिजेस और रोड्स नेटवर्क उसको प्रॉब्लम हुआ वो तमाम के ऊपर इस वक्त CNW डिपार्टमेंट मूव हो चुका हुआ है। इसी तरह जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जितने भी रिलीफ कट्स और ब्रीचेस किए थे उन तमाम ब्रीचेस को ना सिर्फ ब्रिज अप कर लिया है, अब उनकी स्ट्रेंथनिंग अपनी फाइनल फेज में और फाइनल मरहले में है। बिल्कुल। और उसके बाद जो शहरी हैं और वो अवाम जिनके मवेशी भी बह गए हैं और जिनके ख़ानदान, कई लोग तो ऐसे हैं जिनका पूरा ख़ानदान ही बह गया और बड़ा जानी नुकसान भी हुआ है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से वर्किंग हुई इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हुकूमत ने जो काम किया, जो PDMA ने काम किया और फिर फाउंडेशन ने काम किया और फिर अवाम ने जो मिलजुल कर सब ने यकजहती के साथ मुत्तहिद होकर काम किया, तो चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ गई और बड़े नुकसान से भी हम बचे हैं। मगर बिल आखिर नुकसान तो हुआ है। तो वो जो आम आदमी है जिससे अपना घर तुम्हारा दोबारा तामीर करना है, या उसको बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा कि वो कहाँ खड़ा है, कहाँ से दोबारा शुरू करेगा, तो कुछ उस हवाले से भी, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ जो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं कि वहाँ पर भी कोई एक्टिविटीज़ जारी हैं उन लोगों को सहूलत देने के लिए, दोबारा से चीज़ें रीस्टार्ट करने के लिए। मैंने जैसे आपको गुजारिश की थी, तारीख का एक बड़ा सैलाब था और इसमें जितने भी आपने देखा गवर्नमेंट ने अपने तमाम रिसोर्सेज को फील्ड की तरफ डाइवर्ट किया और रेस्क्यू हो, रिलीफ हो, उन तमाम में एक एक्स्ट्रा एफर्ट वो उसको इंश्योर किया गया। और अब ये जो फाइनल फेज है, ये जिस तरीके से की तारीख का बड़ा सैलाब था, उसी तरह पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज वो इस वक्त मुतासरीन के लिए उसको ना सिर्फ डिवाइस कर दिया गया है, जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम इनुमरेशन वो हो चुकी हुई है और इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में ट्रांसपेरेंट मैनर में तमाम लोगों तक ये जो कॉम्पनसेशन अमाउंट है इसको पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा कि चलें ये तो हो चुका, उसको हमने देख लिया और एक यकीनन लर्निंग प्रोसेस भी है, इससे बहुत कुछ सीखा यकीनन हमने। आने वाला जो साल है, ये आने वाला जो वक्त है, चूंकि ये क्लाइमेट चेंज का दौर है और आगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, बारिशें भी बढ़ती जाएंगी, बहुत कुछ होना है, तो आगे के लिए हमने किस तरह से प्लानिंग की है और आगे के लिए भी कोई इस पर कोई मीटिंग्स हुई हैं, कोई लाएअमल बनाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में हमें डैम्स की ज़रूरत है, हमें बंद बनाने की ज़रूरत है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंजिंग्स करने की ज़रूरत है, उस पर प्लानिंग में भी काम, क्योंकि ये तो इंस्टेंटली काम होने चाहिए। जी बिल्कुल, इस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ऑलरेडी इस पे काम स्टार्ट करवा दिया है और इस वक्त यही विजन है कि अगले सीजन से पहले ना सिर्फ हमने फ्लड प्लेन को प्रॉपरली रेगुलेट करना है बल्कि स्ट्रिंजेंट मेजर से फ्लड प्लेन को पूरी तरह से खाली करवाना है। उसके साथ साथ जितनी भी वाटरवेज में हर्डल्स हैं, उसमें आपके मोटरवेज के बड़े ब्रिजेस हों या बाकी भी जितनी भी उन तमाम को रीडिजाइन करके और अब हम एक क्लाइमेट रेजिलिएंट और फ्लड रेजिलिएंट जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ जा रहे हैं। जी अच्छा, और जो पहले इससे तबाही हुई है या पहले से जो स्ट्रक्चर हमारा तैयार है उसको भी कुछ चीजें उसको भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी?
जी बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, और इस सैलाब ने 2025 में बहुत सारे सबक, वो ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली, जी हाँ बिल्कुल, बहुत सी चीजें यहाँ हुई हैं जी, बहुत सी चीजें क्लियर हो गई जी, और उन तमाम सबक को, वहां से लेसन लर्न को अपना आगे कलाए अमल बनाते हुए उससे अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और काफी सारी चीजें आप देखेंगे कि अगले 6 से 8 माह में काफी सारी चीजें, वो हमारी रेस्क्यू की रिजीम हो, रिलीफ का काम हो, तमाम में एक ओवरहॉलिंग की तरफ जाया जा रहा है। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, लाखों एकड़ अगर मैं कहूं तब भी गलत नहीं होगा जो पानी के जद में आया, कुछ आपके इल्म में है कि किसानों के लिए खास तौर पर कोई पैकेज लाया जा रहा हो या किसानों के लिए कोई रिलीफ प्लान किया गया हो हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल, 24 लाख से जायद जो क्रॉप है वो हमारी डैमेज हुई है। और जैसे कहा कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा जो पैकेज है उसको डिजाइन कर दिया गया है, और फी एकड़ 20,000 रुपया वो तमाम किसानों को एन ब्लॉक वो उनके नुकसान के फी एकड़ 20,000 रुपया 20,000 फी एकड़ दिया जाएगा। पर एकड़ जी बिल्कुल, पंजाब की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो ये सिर्फ क्रॉप लॉस है, इसके अलावा जो आपका स्ट्रक्चरल लॉस है या आपका लाइफ स्टॉक लॉस है उसको पूरी तरह से उसको अलग से कैटर किया जाएगा, अलग से उसके पैकेजेस हैं। यानी अगर किसी का कोई मवेशी चले गए या किसी के घर की जो तामीर होनी है उसमें अलग से अकोमोडेट किया जाएगा, अब ये फरमा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। 20,000 तो कम नहीं है, बहुत किसान के लिए तो बड़ा एक पर एकड़ आप 24 लाख एकड़ का ये देखें तो गवर्नमेंट का ये इस फसल की हद तक ये ही प्लान है। और इसके साथ साथ उनके मुआशी को और उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी पूरी तरह से कॉम्पनसेट किया जाएगा। चलें जी, हम पूरी उम्मीद है कि कॉम्पनसेट किया जाए और बेहतर अंदाज में किया जाए और इंस्टेंटली किया जाए, ताकि जो गरीब आदमी है वो दोबारा से उठ सके और दोबारा से कोई कारोबार कर सके दोबारा से। चूंकि एक दफ़ा तो सारी जो ज़मीनें, जिस तरह आपने फरमाया लाखों की तादाद में, लाखों एकड़ हमारा पानी के जद में आया। अच्छा इरफान साहब, इसमें कोई अलर्ट भी जारी किया है कोई स्पेसिफिक एरियाज में, किसी ज़िले में, किसी शहर में? जी ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमारे ज्यादा बारिश है और सेंट्रल पंजाब में भी बारिश है। अच्छा। तो इसके ज़मन में एक पूरा अलर्ट वो जारी कर दिया गया। यानी एक तरह से तो सूबे में पूरे बारिशें हैं, लेकिन अलर्ट जारी अपने स्पेसिफिक एरिया में कर दिया है। और उसके लिए कोई इकदाम भी किए गए होंगे यकीनन, क्योंकि नाज़रीन जो हमने गुज़िश्ता कुछ अरसे में देखा है, जो सैलाबी सूरत हाल रही, जो कि पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा सैलाब रहा, और जिसने ज़मीनें हों या इंसानी जान हो, मवेशी हों, कोई चीज़ नहीं देखी गई है। हर तरह से हमने देखा कि जो रैले आए वो बहा कर ले गए सबको। खैर अल्लाह पाक से हम दुआ भी करते हैं, हम अपने हर प्रोग्राम में कोशिश हमारी होती है कि हम अल्लाह पाक से दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ भी करें और इख्तिताम भी करें कि आने वाला वक्त पहले से बेहतर हो, और जो प्लानिंग की जा रही है उस पर इम्प्लीमेंटेशन वक्त के साथ बल्कि वक्त से पहले इंस्टेंटली की जाए और एहतियात का दामन अपनाया जाए ताकि आने वाला वक्त बेहतर हो। इरफान काटिया साहब, क्विकली क्या मैसेज देंगे देखने वालों को? चूंकि बारिशें आ रही हैं, बारिशें जिस तरह आपने फरमाया शुरू हो चुकी हैं, तो एहतियाती तदाबीर क्या किया जाए? जी बिल्कुल, मैं यही आपके तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा तमाम सुनने वालों से कि क्योंकि इन बारिशों के साथ थंडर स्टॉर्म भी है और हेल स्टॉर्म की भी वार्निंग है, तो इन दिनों में जब मौसम खराब हो तो जितना इसमें एहतियाती तदाबीर पे अमल दरामद करेंगे उससे हम किसी भी किस्म के खुदा न खास्ता नुकसान से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल बचा जा सकता है, एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। इरफान साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड, और मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब साहबजादा अशरफ आसमी साहब ने, जो कि एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट हैं। आसमी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। एक बड़ा अहम नुक्ता है जिस पर आसमी साहब आज आपसे बात करनी है। आम आदमी के जो सवालात हैं रियल स्टेट से रिलेटेड, हर शख्स डायरेक्टली एंड डायरेक्टली वाबस्ता है रियल स्टेट के साथ। हर शख्स अपना घर बनाना चाहता है, प्लॉट खरीदना चाहता है, पाकिस्तान में मौजूद है या पाकिस्तान से बाहर है, अपनी फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है, मगर एक फ़िज़ा ऐसी कायम है कि जो जिसको हम ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं, और परेशान कुन ये सिचुएशन रहती है कि यार फ्रॉड ना हो जाए हमारे साथ, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ ना हो जाएं। होती हैं यकीनन, फ्रॉड भी होता है, मगर ऑथेंटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, लोग घर बना भी रहे हैं। सो इसको कैटेगराइज किस तरह किया जाए? सबसे पहले किन बातों का ख्याल रखना है? कोई 3
अहम नुकात बता दीजिए, अहम असूल बता दीजिए जिनका हमने, जिस हवाले से हमने एहतियात करनी है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले, ये लाजमी हमने चेक करना है। जी बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं फिजिकली जाकर देखेंगे वो लैंड या प्लाट या वो जो चीज भी आप खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, अगर वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है तो फिर आप जाकर उस एरिया के पटवारी से उसकी फर्द निकलवाएं। अच्छा, कि वाकई ये जो बंदा आपको बेचने जा रहा है ये वाकई उसकी मलकियत भी है या नहीं है। ठीक है। अगर उसके ऊपर कोई मॉर्टगेज हुई होगी या उसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर हुआ होगा तो उसका अंदराज भी पटवारी के पास होता है। ठीक है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में पटवारियों के ऊपर जो है वो एतबार बिल्कुल नहीं है। पटवारी जी ऐसा, अब जहां से वेरीफाई कर रहे हैं वहीं पर एतबार नहीं है तो फिर क्या करें? एतबार नहीं है। यही तो जुल्म इस माशरे में हो रहा है कि जो जिनको रहबर होना चाहिए था वो राहजन बने हुए हैं। आप किसी भी पटवारी को जाकर देख लें, उसका लिविंग स्टाइल इस तरह का होगा जैसे कोई मिनिस्टर है या एमएनए एमपीए है। ये उन्होंने हाल है, उन्होंने 10-10, 15-15 बंदे अपने प्राइवेट मुलाजम रखे हुए हैं। हुकूमत ने डिजिटल जो की थी लैंड का रिकॉर्ड, वो यही था कि पटवारियों से जान छूटेगी, लेकिन पटवारियों का, मैं बहुत इसके ऊपर लिखता भी रहता हूँ, मेरे लेक्चर्स भी इसके ऊपर बहुत होती हैं, पटवारी नाराज भी होंगे मेरे से, लेकिन पटवारियों की वजह से ही इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। जबकि जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है एक पटवारी की, अगर वो ईमानदारी से काम करें तो वो बड़ी आसानी पैदा कर सकते हैं। सर असल में होता यह है कि ऊपर से जो हो रहा था ना वही निचला तबका करता है। हमारी ब्यूरोक्रेसी जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, ब्यूरोक्रेसी जितनी करप्ट है, जितना ब्यूरोक्रेसी ने इस मुल्क को यरगमाल बना रखा है, बाकी सियासतदान वैसे ही जो है ना वो बदनाम हो जाते हैं, कुछ अरसे के लिए हुकूमत में आते हैं। असल चीज ये है कि ब्यूरोक्रेसी अगर चाहे तो एक दिन में ये सारा सिस्टम जो है वो ठीक हो सकता है। मुश्तरका जमीन, मुश्तरका खातों की वजह से लोग इतने परेशान हैं कि मुश्तरका खाते की वजह से तकसीम करवाने के लिए उन्हें साल से 40-40, 50-50 साल, 60-60 साल से केसेस जो है ना रेवेन्यू कोर्ट्स में चल रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, लोग कत्ल हो जाते हैं। तो ये अगर हम अमली तौर पर देखते ना, कहने के हद तक तो बहुत अच्छा है कि जनाब आपने जी प्लाट खरीदा है और आप देखें जाकर वहां मौजूद है, पता नहीं चलता कि वो जो प्लाट मौजूद है उसका जो रिकॉर्ड पटवारी आपको दे रहा है वो भी पता नहीं सही दे रहा है या नहीं दे रहा। पटवारी ये करते हैं, देख लेते हैं कि ये कोई खाली प्लाट पड़ा हुआ है, वो अपने ही किसी बंदे के नाम उसका इंतकाल करवा के फेक रिकॉर्ड दिखा दिया जाता है। बिल्कुल हाँ, फेक बनाकर लोग देखते हैं ना कि इसके पीछे, इस प्लाट के पीछे कोई बड़ी पार्टी नहीं है। मैंने बहुत सी ये जो हाउसिंग स्कीमें, इवन लाहौर में ऐसी हाउसिंग स्कीमें हैं जिनका बड़ा नाम है, वहां मैंने देखा है कि लोग जो है बेचारे प्लाट खरीद के बैठे हुए हैं कि चलो पैसे आएंगे तो हम बनाएंगे, साल बाद 6 महीने बाद जाते हैं तो वहां घर बना होता है, पता चलता है कि जनाब वो तो पटवारी ने तो जनाब वो इंतकाल ही किसी और के नाम किया हुआ है, और वो जनाब वहां वो कहेगा जी फलां पटवारी के तहत। आसमी साहब, ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर तो आप अपनी रजिस्ट्री चेक ही नहीं कर सकते, वहां तो सिस्टम ही इदारे का होता है, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको फाइल दे देता है, तो वही उनके लिए ऑल इन ऑल एक डॉक्यूमेंट होता है। जितनी ये जो सोसाइटीज भी तो सारी जेल ही है ना, फेक है। अच्छा। एलडीए से अप्रूव्ड अगर लाहौर में है तो एलडीए से अप्रूव्ड, या जहां भी कोई सोसाइटी बनती है लोग वैसे लगा देते हैं, बोर्ड लगा देते हैं जी ये फलानी हाउसिंग स्कीम है। हुकूमत को चाहिए कि उसी वक्त एक्शन में जब कोई नाम लेता है तो फौरन उसको चेक करे। हुकूमत उस वक्त होश में आती है जब जनाब लोग पैसे जमा करा के फाइलें खरीद चुकी होती है और वो एक फाइल 10 जगह बिक चुकी होती है, लोगों को पता ही नहीं होता, और बाद में पता चलता है कि वो जमीन जो उन्होंने एक्वायर की थी वो तो थोड़ी सी जमीन एक्वायर की थी, अभी उन्होंने एक्वायर करके फिर उसके ऊपर हाउसिंग स्कीम बनानी थी, फिर एनओसी लेना था, उससे पहले लोगों का बेड़ा गर्क हो चुका होता है, लोग अपनी जमा पूंजियां लुटा चुके हैं। मगर जो हाउसिंग स्कीम्स एलडीए अप्रूव्ड हैं, जो डिलीवर कर रही हैं, जो पोजीशन दे रही हैं, उनके लिए तो फिर वहां पर वेरिफिकेशन तो आसान हो जाती है कि उस हाउसिंग स्कीम के आप हेड ऑफिस से ही, उस इदारे से ही वेरीफाई कर लें डायरेक्ट। बिल्कुल, वो तो बता देंगे जी ये प्लाट है आपका, ये सारा कुछ है। हाँ। लेकिन 90% अप्रूव्ड नहीं है। आपने देखा है अभी आप सारे जो है वो सूरत हाल सामने आई है कि जनाब सलाब के दिनों में पता चला जनाब फलां हाउसिंग सोसाइटी भी फेक है, बड़ी चीजें क्लियर हुई जी। बिल्कुल, हाँ, लोगों का सामान, लाखों रुपए का सामान, घर तबाह, पानी भर गया,
और उन्हें कहा जी आप निकल जाएं, अब ये जो है ना फेक सोसाइटी थी, अब आपने इस तरफ कदम भी नहीं रखना। अब गवर्नमेंट ने तो एक दफा कह दिया, लेकिन जिस बेचारे ने सारी उम्र लगाकर जमा पूंजी लगाई अपनी घर बनाया था, वो तो बेचारा जो है वो कहीं का नहीं रह गया। ऐसे। अच्छा, जिस तरह बता रहे हैं कि चलें ये तो हाउसिंग स्कीम की हमने बात कर ली ना, इससे हटके जिस तरह दीगर जमीन होती है, एक पटवार खाने से हम वेरीफाई कर सकते हैं, बाकी और क्या तरीकाकार है वेरीफाई करने? और इसका तरीका ये है कि जनाब आप देखें कि उसके पास उसने जो खरीदी हुई है जमीन, पहले जिससे खरीदी है उसकी रजिस्ट्री की कॉपी लें, उसको सब रजिस्ट्रार के दफ्तर से जाके चेक करें कि वाकई रजिस्ट्री असली हुई है या नहीं हुई। ठीक है जी। और वो रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कि वाकई इसके नाम रजिस्ट्री हुई है या नहीं। यहाँ तो जिस शख्स से हम डील कर रहे हैं बराह रास्त, वो ऑनर भी है उसका या नहीं? हाँ जी, ऑनर भी है या नहीं है, ये ना हो कि वहां से गुजरते हुए कह दे कि जनाब ये शब्बस्तान सैनवा मेरा है, तुम खरीद लो। तो बंदा खरीद के बैठा हो, पता लगे कि नहीं शब्बस्तान सैनवा तो उसके किसी का भी नहीं था। यहाँ यही सूरत हाल है। लोग पता क्या है, हमारी सोसाइटी में कनात खत्म हो गई है, लोगों में कनात खत्म हो गई है, लस्ट में पड़े हुए हैं, पकड़ लो दौड़। वो समझते हैं एकदम कोई चीज सस्ती मिल रही है या किसी वजह से वो कोई इनडायरेक्टली उसको कोई बेनिफिट हो रहा है, तो फौरन लोग झूठ बोलना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ये प्रॉपर्टी डीलर जो बने हुए हैं ना, इनको खौफ खुदा होना चाहिए कि लोगों की इन्वेस्टमेंटें करवा देते हैं और लोगों की सारी जिंदगी के लिए जो है ना लोगों को। मैंने आपसे ये भी अभी सवाल करना है कि प्रॉपर्टी डीलर का इंतखाब कैसे करना है, ये भी बड़ा एक आम पोजीशन होती है प्रॉपर्टी डीलर का। लेकिन अच्छा, बहरहाल पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तीसरा कौन सी चीज है जिसको हमने बड़ा समझना एहतियात करनी है जिसकी? जमीन खरीदते वक्त जी वही तो मैंने आपको अर्ज किया ना कि जब आपने कोई लैंड खरीद रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड पटवारी के पास, पटवार खाने से चेक कर लिया जी। फिर उसकी रजिस्ट्री जो पहले अगर उसने कहीं से खरीद के आगे बेच रहा है तो उसकी रजिस्ट्री भी चेक करेंगे वाकई इसके नाम है या नहीं है। फिर जाकर देखेंगे वो फिजिकली भी जमीन वहां पर मौजूद है या नहीं है। वो एवं नहीं ना कह रहा कि ओ मेरी जमीन है, फलां जगह मेरी जमीन है, भाई वो फिजिकली रियलिटी क्या है, निशानदही कराए, डिमार्केशन होनी चाहिए उसकी कि जनाब ये है। बाद में लोगों के मसाइल पैदा होते हैं, लोगों को रास्ता नहीं मिलता, कोई साथ वाली जमीन वाले रास्ता नहीं देते कि जनाब यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, आपने कहाँ जमीन खरीद ली है। बिल्कुल सही, और ये एहतियात बहुत ज़रूरी है नाज़रीन। वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ओवरसीज़ भी ज़मीनें खरीदते हैं तो उनको चाहिए पहले डॉक्यूमेंटेशन में जो वर्किंग उनको ज़रूरी है वो करें। से बहरहाल ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और ओवरसीज़ के लिए तो बहुत अहम है, क्योंकि ओवरसीज़ का मैंने मुझे टेलीफोन आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, वो बेचारे लुट जाते हैं, वो वहाँ बैठे होते हैं, इतना महंगा इतनी कीमती जरे मुबादला बेचते हैं पाकिस्तान में, प्लाट खरीदते हैं, बाद पता चलता है जी प्लाट तो है ही नहीं। फिर उनका जो एतमाद है जी, वो एतमाद बड़ा वो ठेस पहुंचती है, कमजोर हो जाता है, फिर वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं। एक तरह से पूरे मुल्क का इमेज खराब होता है जी इससे। इसीलिए तो ये है ना कि आप किसी भी फॉरेनर से बात करें या पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं उनसे बात करेंगे, वो कानों को हाथ लगाते हैं पाकिस्तान के अदालती निजाम के, पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर। वो कहते हैं जी यहाँ पे कारोबार करना तो घाटे का सौदा। यही वजह है कि फिर हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं है। पाकिस्तान में बेतहाशा पोटेंशियल है, पाकिस्तान की रियल एस्टेट हो या कोई भी इंडस्ट्री, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर चीजें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं और हमेशा से पाकिस्तान मुश्किलात का तो शिकार रहा है, लेकिन चीजें बेहतरी की तरफ जाती रही हैं। लेकिन ये जो एक यूं हम कहेंगे कि ये एक जो ग्रुप है इस तरह का जो सिर्फ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज ही करता है और वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर कोई लाठी नहीं है, उनको पकड़ने वाला नहीं है, जिसकी वजह से चीजें बढ़ती जा रही हैं। जब तक कानून की हाकमियत नहीं ना सर, कानून की हाकमियत नहीं, बिल्कुल सही बात, सबके ऊपर होनी चाहिए। खा वो कोई सदर है, खा वो वजीर आजम है, खा वो मिनिस्टर है, खा कोई रिटायर्ड जर्नल है, खा वो जनाब कोई साफी है, खा वो कोई वकील है, ये तखसीस नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट ये निकलता है कि आप देख लें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ग्रुप था, बल्कि है ग्रुप जो रियल एस्टेट के वाले से, उन्होंने मुलाजम ही अपने पास जो है ना रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या रिटायर्ड जर्नल रखे होते हैं, ठीक है। तो वहां पर लोग तो यही कहते थे लाभ ये तो बस, वो जाहिर है कि अपने आप को, फिर ऐसे लोग जो हैं अगर कोई फ्रॉड भी किसी के साथ करते हैं तो कोई उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। चल ये, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं तो पहले ही वेरीफाई कर लें, एहतियात पहले ही कर लें, बाद में अफसोस ही होना। प्रोफेशनल बंदा हायर कर लें, किसी भी वकील साहब को। मैं आपको बताऊं, ये एक वैसी बात है कि जनाब वकील बिक जाता है, वकील फलानी पार्टी से मिल गया, 99% ऐसा नहीं होता। वरना वकील ने सारी जिंदगी इस प्रोफेशन में गुजारनी है, उसके पास तो काम आना बंद हो जाए। सही, ये सिर्फ ना हवाई उड़ाई ऐसे ही, जब वो कहते हैं ना कि
कि हार जाने पे लोग कहते हैं कौन झगड़ा करे मुकद्दर से, जब कुछ ही नजर आता ना तो वकील देते पा देने जी वकील साडा फलानी पार्टी ना मिल गया और जब सारा कुछ हो चुका होता है। अच्छा, फैसला जो है अदालतें नहीं करती 40-40 साल। सही सही ने क्या करना, वकील तो रोज सुबह सुबह जाके गर्मी सर्दी में जाके अदालत में पेश हो जाता है। यानी हमारा जो अदालती निजाम है, जो फैसले का एक निजाम है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। वो डिलीवर ही नहीं कर रहा। आप एक और ये प्रॉपर्टी के तो केसेस आसमी साहब नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं जी। प्रॉपर्टी का केस अगर आज आप सिविल कोर्ट में करेंगे ना तो उसने 30 साल के बाद पूरा साइकिल कंप्लीट करना है। तो फिर जिससे फ्रॉड करना है उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, उसको पता है कि ना केस ना पकड़े जाना है ना कोई केस होना है, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। 4-5 बदमाश पकड़े और जनाब जाली बना 40 साल के लिए वो जमीन चलेगी और गरीब आदमी। इसीलिए देखे ना निज़ाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान का निज़ाम, कुरान और सुन्नत का निज़ाम अगर नाफज हो ना तो ये इस तरह के ना होंगे आज केस कर दिए हमने वो जनाब 30-40 साल चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले जी खौफे खुदा तो हो ना मिलेगा। हाँ देखे ना, मुझे मैं अगर मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया और मैं सारी जिंदगी, अब देखे मैं तो ये समझता हूँ लोग फिर करते हैं ना अदालतों में जाते हैं ना थाने में जाते हैं कि जो दिहाड़ी हम कमाते हैं, जो दिहाड़ी हमें मिलनी है जाकर अपना काम वहीं जाकर देनी है। बिल्कुल वो पैसे भी वहीं पर जाके दे देने हैं, ना रिकवरी होनी। बच्चों का पेट भरें या अदालतों में जाएं। और जनाब अदालतों में जाकर तो आप देखें वहां पर रीडर और एलमद और जिस तरीके से चमड़ी उतारते हैं ना अवाम की, यही बिल्कुल आसमी साहब, यही तो मसाइल है आम आदमी के जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं। एक दिन में ठीक हो सकते हैं। हमारी हाई कोर्ट्स जो हैं उनके अंडर है जो हमारी जुडिशरी है, मुताहिद अदलिया, वो एक दिन में जिनको उन्होंने निगरान जजेस को जुडिशरी के ऊपर निगरान बनाया हुआ है, वो जनाब इनका छापे मारें, एक इंटेलिजेंस अदारा है बनाएं और लोगों का रिपोर्ट लें। आप जाकर देखें रीडर और एलमद और इनके जो नायब कासद हैं छोटी अदालतों के, इनकी लिविंग देखिए, उनके बच्चे किन स्कूलों में पढ़ते हैं, कौन सी गाड़ियां, क्या क्या कुछ इनके पास है। असल काम तो ये दिखा रहे हैं, रिश्वतें ये ले रहे हैं, पैसा ये कमा रहे हैं। सही बिल्कुल। और बदनाम जो हो जाता है वो जज बदनाम हो जाता है और वकील बदनाम हो जाता है। ये मुताहिद अदलिया का मुताहिद अमला सबसे ज्यादा इस काम में आगे है। बिल्कुल। और ये इसको बिल्कुल हाईलाइट करने की जरूरत भी है ताकि हर शख्स जब अपनी जिम्मेदारी हसन तरीके से निभाएगा तो चीजें आसान होंगी, इंसाफ भी मिलेगा। और वही बात रूल ऑफ लॉ जो है ये बड़ा अहम है मुल्क में। आसिफ साहब जी आगे बढ़ाते हैं बात। एक बड़ा अहम सवाल जो मुझे अभी मिला है और ये आम आवाम का सवाल है कि अक्सर लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, बाद में जाकर पता लगता है कि डिस्प्यूट लैंड है, यानी उसमें कोई ऑनरशिप का इशू है या उसमें किसी भी किस्म का कोई मुतनाज़ा है इशू है। तो वो होता ये है कि अब मैंने तो अपने पैसे पूरे दे दिए, मैंने तो जो मुझसे मुआवजा मांगा गया मैंने अदायगी कर दी, अपनी जमा पूंजी लगा दी, बाद में डिस्प्यूट लैंड है ना मैं खुद कंस्ट्रक्शन कर पा रहा हूं, वो कोई स्टे ले लिया जाता है। अब ऐसी सूरत हाल में मैं कहां स्टैंड करता हूं, मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी को क्लियर करने के लिए, अपनी ऑनरशिप को वाजे करने के लिए, और जो मेरा स्टेटस है जो ऑनरशिप का होना चाहिए उस हक को हासिल करने के लिए? देखें, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, 100% जबरदस्त है और इसका हल तो फौरन निकलना चाहिए ना, बजाय इसके। अब इसका रास्ता क्या है जी, आप सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन का दावा करें, ठीक है जी, वहां आपको 2-4 साल लटका देंगे, फिर आप एपीलेट कोर्ट में जाएंगे, आप सिविल कोर्ट में दावा अपना साबित भी कर देना कि मैंने तो जेन्युइन खरीदा है, मेरे पैसे भी जेन्युइन गए हैं, सब कुछ हुआ है, तो वो अगला बंदा आप जीते या हारे, अगले बंदे ने अपील में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाना है, उसके बाद वहां कुछ अरसा चलेगा वो हाई कोर्ट में चला जाएगा, उसके बाद वहां कुछ अरसा चलेगा वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। वहां तक जाते जाते जिस बंदे ने बेचारे ने मकान बनाना था, जगह खरीदी थी, वो जनाब वैसे बेहाल हो चुका होगा। बिल्कुल। ये है हकीकत। ऐसे ही किताबों में लिखा हुआ कानून जो है तो कुछ और है, अमली तौर पर उसके आप देखें, आप तो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, आपने तो लोगों को हिम्मत दिलानी है, हौसला दिलाना है, नवीद सुनानी है, बिल्कुल, कि रोशनी नजर आए उनको, बेचारों को जीने का कोई उनके अंदर उमंग पैदा हो। लेकिन हकीकत में जब किसी का जैली कागज निकल आते हैं, प्लाट के ऊपर कोई स्टे निकल आता है, कोई गलत हो जाता है, तो उसको फिर क्या है, अदालत में आकर कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का दावा करना पड़ता है। वो 1.5-2 साल, 2.5 साल, 3 साल, इंतहाई तेजी भी दिखाएगा तो 2.5-3 साल उसके सिविल कोर्ट में खर्चे हो जाने हैं। तो ये ज्यादा नहीं है आसमी साहब, अब ये क्या करेगा आदमी? कहां वैसे तो अब कहेंगे ना जी फौरन अदालत में जाए, होना तो ये चाहिए ना जनाब, फौरन जाए अदालत में, अदालत के हाँ भाई उसी वक्त बुलाए सारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं और फैसला कर दे। ऐसा नहीं होता, अमली तौर पर ऐसा नहीं है। अच्छा,
अमली तौर पर देखे तो जो आम आदमी, आसमी साहब, जो आम आदमी यानी उसकी सरमायाकारी महफूज नहीं है, अगर उसके साथ इस तरह डिस्प्यूट भी हो जाए फिर भी वो महफूज नहीं है, उस कोई दरवाजा ऐसा नहीं है जो खटखटाए और फौरी उस पर कोई एक्शन हो जाए और उसको कोई इंसाफ एक्शन यही होना है कि जनाब सिविल लिटिगेशन में चला जाएगा। अगर आप क्रिमिनल लिटिगेशन में उसके खिलाफ 420, 468, 471 का पर्चा करवाएंगे तो वो कहेंगे जी आपकी सिविल लिटिगेशन चल रही है, आप वहां जाकर साबित करें कि जनाब वाकई आप हैं या नहीं मालिक इसके। वो एविडेंस में इतना टाइम लगा देंगे, जो है ना वो इस तरह इतना टाइम जाया करते हैं। ये होना ये चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर को बुलाया जाए, हाँ भाई फौरन कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला कर बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो पाता आसमी साहब? होता इसलिए नहीं हो पाता कि हमारे सिस्टम में जान नहीं है। हमारी जो मुताहत अदलिया है ना, उसमें जान ही नहीं है। सिस्टम इतना कमजोर है, एक एक जज के पास 250-300 केसेस डेली लगे होते हैं। 250-300 बेहतर होगा, कभी उसके पास बेहतर होगा। ये तब होगा, देखिए हमारे हुक्मरान जो है ना वो लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए के इश्तेहारात दे देते हैं, लाखों रुपए अपनी नुमाइश पे लगा देते हैं और भाषण हमारे हुक्मरान बहुत देते हैं। उनकी आप तकारीर सुने ना, मैं हर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ये किसी एक की नहीं कर रहा, तो ऐसे लगेगा कि पाकिस्तान दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क है। लेकिन अमली तौर पर जब आप जाकर देखेंगे अमली तौर पर, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ। आप जरा जाए हैं FIR दर्ज करवाने किसी थाने में, पता आपको चल जाए। आप जरा जाए हैं सिविल कोर्ट में कोई केस दायर करके, वहां पर आप जरा बंदा 5-6 माह तो इंतजार कर लेता है। 5-6 माह जब गुजरते हैं उसके बाद जो मदई मुकदमा होता है ना, वो बेचारा कहता है मैं ये क्या कर बैठा हूँ, इससे बेहतर था मुझे आपको मैं बिल्कुल एक सच्चा वाकया सुनाने लगा हूँ जी, और नाम नहीं बताऊंगा, जगह का नाम ही नहीं बताऊंगा, कि एक शख्स जो खुद प्रॉपर्टी डीलर था, वो कराची में प्रॉपर्टी डीलर था, लाहौर में आके उसने बड़ी जबरदस्त स्कीम में एक प्लाट खरीदा जाती अपने लिए। वो वापस कराची चला गया, कुछ अरसे बाद वो आया तो वहां पर पता चला जी उस इलाके के पटवारी ने अपने भाई के नाम का एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर वो उसके नाम लगवा दिया। उसने आगे 3 जगहों पे जगह बेचकर वहां पे घर बने हुए हैं। अच्छा, वो जनाब मेरे पास आया तो मैंने कहा कि इसके लिए फिर हमें कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का दावा करना चाहिए, इसने फ्रॉड किया, इसके पास एंटी करप्शन में जाना चाहिए। तो वो बंदा 3-4 माह केस पे वो आता रहा। उसके बाद उसने कहा यार मेरी बेटियां मैं बेटियों वाला मेरा बेटा भी कोई नहीं है, तो मुझे तो उधर से थ्रेट मिलना शुरू हो गया। अच्छा, आप यकीन करिएगा सर, वो बंदे ने केस की पैरवी छोड़ दी, चला गया और अपनी जमा पूंजी भी जो लगाई थी वो भी छोड़ दी, उड़ा खत्म हो गई। उसने कहा जी मैंने नहीं अब आना, आपने भी नहीं केस करना, मेरा छोड़े, मुझे नहीं चाहिए ये प्लाट जो मेरा लाखों रुपया का प्लाट इतनी अच्छी लोकेशन में था। अच्छा। अब देखें ये हजरत कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जब पाकिस्तान बनाया था तो वहां यही था कि आम लोग भी जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक, कुरान और सुन्नत तो यही है ना कि जिसका जो हक है उसे दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट हमें यूके में अमेरिका में नजर आता है, वो हमारे सिर्फ उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, बाकी सारे काम अच्छे उनके पास हैं। अपने लोगों को तो नहीं ना धोखा देते। अगर वो मार रहे हैं हमें, मुस्लिम उम्मा को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अपने लोगों के साथ तो वो सिंसियर है ना। बिल्कुल सिंसियर है। और जो इस्लामी कवानीन हैं, इस्लामी तालीमात हैं, वो यूरोपियंस ने अपना ली और हम उनको फिर डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, जबकि ये जरूरत हमारे माशरे को है। माशरे के वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया ही हमारे दीन इस्लाम ने। इनहेरिटेंस सबसे पहले बेटियों को हमारे दीन ने दी, खवातीन को विरासत में हिस्सा। और पाकिस्तान में 70% केसेस जो हैं विरासती प्रॉपर्टी की वजह से चलते हैं कि बेटियों को हम हिस्सा नहीं देते प्रॉपर्टी में से। और ये बहुत बड़ा अलमिया है, बेटियों को इमोशनल कर दिया जाता है। वो बच्चियां अक्सर बहनें मांगती ही नहीं है, फिर अक्सर इमोशनल होकर नहीं मांगती, फिर या उनको थ्रेट कर दिया जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और ये वो अपनी आवाज भी बुलंद नहीं कर सकती आसमी साहब, आवाज बुलंद करें तो वो फिर उनको मार दिया भी जाता है। आप सर आवाज यहाँ बुलंद करना उन्होंने जनाब है तो खराब है, फलाने नाल खराब हो गई जी, अपना भाई जो देखें, जिस माशरे की 52-53% पॉपुलेशन खवातीन है और उनसे जीने का हक ही छीन लिया जाए, वो कहना अलम नसीब इससे बढ़कर क्या होगा, खुल के जी ना सके और मौत भी ना आए। ये पाकिस्तानी सोसाइटी जो है, मैं बिल्कुल दुनिया का आखिरी शख्स होऊंगा जो नाउम्मीद होऊंगा, मैं कभी नाउम्मीद नहीं होता, मेरा अल्लाह पाक पे बड़ा फर्म बिलीफ है। लेकिन हमें कब तक, ये 70-78 साल हो गए हैं, हम अपने सिस्टम को क्यों नहीं बदल रहे? स्टेटस को चेंज करना चाहिए। बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े डिक्टेटर आए, लेकिन जो हमारी सूरत हाल है कॉमन पर्सन की, वो चेंज नहीं हो रही।
नहीं हो रही, और चूंकि हमें अपनी ज़ात से ही आगाज़ करना पड़ेगा। और आसमी साहब, हमारे माशरे में जो फुकदान है सबसे बड़ा तालीम के साथ साथ तरबियत का है असल में, क्योंकि तरबियत हो नहीं रही है। डिग्रियां लेकर तो डिग्रियां वालों को आपने देख ही लिया है। आप जरा सोशल मीडिया पर तो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेहयाई आम हो गई है, नौजवान नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर रहे हैं। बिल्कुल। आप मेरा कभी फेसबुक का पेज विजिट करें ना, यकीन जानिएगा आपको नहीं पता चलेगा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन रखता हूं या नहीं रखता। वजह ये है कि अगर मैंने किसी वक्त कभी कोई कमेंट लिख दिया तो वो गालियां पड़नी शुरू हो जाती है कि मेरे जैसा सेंसिटिव आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। यानी कि अपनी आप आवाज, आप सच भी बोलेंगे ना तो लोग आपको जनाब वो आपकी करेंगे कि आप बस कुछ ना पूछे। अच्छा आसमी साहब, क्विकली, चूंकि ये गुफ्तगू तो चलती रहेगी, क्विकली एक सवाल हमें जो मौसूल हुआ उस पर भी बात करनी है कि जो खरीदार हैं उनके लिए उनका एंटीएन होना या उनका फाइलर होना लाजमी है? क्या वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते? अगर एक बंदा नॉन फाइलर है वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता? अब बात खत्म हो गई है। उन्होंने कह दिया कि जनाब कितना बड़ा जुल्म है कि हम हमारे पास पैसा भी है और हम अपने मुल्क को थोड़ा सा टैक्स देने से भी डरते हैं। यही तो वजह है कि हमारे मुल्क के पास जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी। जी जी नाज़रीन, यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और गुफ्तगू और सिलसिला इसी तरह प्रोग्राम में जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है शुमैला सिद्दीकी साहिबा ने, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। शुमैला सिद्दीकी साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सो क्या अब हम उम्मीद रखें कि रियल एस्टेट के जो मसाइल जो एड्रेस किए जा रहे थे अब वो चैम्बर की सतह पे और चैम्बर के जरिए मजीद मजबूती के साथ वो केस लड़ा जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? एक तो बहुत शुक्रिया, और ये बहुत अच्छा एक कदम है रियल एस्टेट की जानिब सरदार ताहिर महमूद साहब का इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट बनने का, जो कि उम्मीद भी थी इंशाल्लाह ताला वो अक्टूबर से हमें ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह ताला हमारी सदारत को। और ये पाकिस्तान की रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस वक्त जिस जगह पे हम पहुंच चुके हैं रियल एस्टेट में, हमें बहुत सख्त ज़रूरत है अपने तमाम फैसलों को दोबारा रिवाइव करने की। हमारे जो भी गलत फैसले, ख़ासतौर पर मैं बोलूँगी जो टैक्स से रिलेटेड मामलात हैं हमारे, या इलीगल सोसाइटीज़ से मामलात जो रिलेटेड हैं, उनको एड्रेस करने की बहुत सख्त जरूरत है। तो ताहिर महमूद साहब एक अच्छा कदम है इस तरफ, और इसके अंदर बेशक बहुत बेहतरी आएगी। तो इस हवाले से कोई प्लान तो किया होगा कि जो ही ये सीट संभालेंगे तो कौन कौन से टॉप प्रायोरिटीज हैं? तो इस हवाले से कुछ आपको अपडेट है कि चैम्बर के एंड से क्या क्या चीजें जिन पर एक्शन लेना शुरू किया जा रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है हमें ओवरसीज को वापस लेकर आना है रियल एस्टेट में। अच्छा। जो हमारा सबसे अहम मिशन है, और इस सिलसिले में अब तक हम 2 एक्सपोज इंटरनेशनली कर चुके हैं। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक एक्सपो कतर में की पिछले 2 माह पहले। अच्छा। उसके बाद हम बांग्लादेश भी गए, वहां पे भी हमने बायलैटरल ट्रेड के ऊपर बाकायदा इन्वाइटेड थे, और वहां पे हम लोगों ने बायलैटरल ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा बात की। और अगला कदम जो है हमारा इंशाल्लाह ताला यूके, सऊदिया और मिडिल ईस्ट में दुबई की जानिब है, और कतर हम दोबारा भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें चैम्बर की तरफ से पूरा इसको गो प्लान के बीच किया में। जाता है? जी बिल्कुल, इंडिविजुअल चैम्बर का प्लान था, और आगे भी हमारा यही है कि सबसे पहले हमने रियल एस्टेट को उठाना है, क्योंकि रियल एस्टेट से आपको पता है रिजवान 50 से ज्यादा इंडस्ट्रीज वाबस्ता होती हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है फ्लड के बाद, सबसे ज्यादा जो मुतासिर है हमारा साउथ पंजाब हुआ है, और साउथ पंजाब से हमारा सबसे ज्यादा लेबर आता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड फैक्ट्रीज हों, चाहे वो हमारे स्किल्ड लेबर जितना भी है वो साउथ पंजाब से आता है, क्योंकि आपको पता है वहाँ गुर्बत भी है और वहाँ पे स्किल्ड लेबर भी है, और वो स्किल्ड लेबर आके हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड में, हमारी फैक्ट्रीज में, हमारी इंडस्ट्रीज में काम कर रही होती हैं, जितनी भी कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता है। तो इस टाइम एक हमें ये एक मसला दरपेश है, जिसको अल्लाह ताला खैर आफियत से गुजारे, लोग ज़ाहिर अपने घरों को वापस लौट गए, जो भी वहाँ तबाहियां मची हैं। अच्छा शुमैला, ये बताइए कि जो डेफिनेटली इस वक्त काम हो रहा है। चूंकि चैम्बर के हवाले से हम बात पहले भी करते आ रहे हैं, लाहौर चैम्बर के हवाले से भी हम करते हैं बात, कराची चैम्बर के हवाले से बात करते हैं, तो एक बड़ा अहम नुकता है जिस पर बात होती है कि खवातीन को बिजनेस पे बड़ा सपोर्ट किया जाता है। आप क्या समझती हैं? पहले तो इस चीज़ को मैं चाहूँगा आप एड्रेस करें कि खवातीन को
चैलेंजेस क्या दरकार हैं, चैलेंजेस क्या दरपेश हैं जो अपना कारोबार करना चाहती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और इसमें उनको सपोर्ट क्या चाहिए जो चैम्बर से उनको रिक्वायर्ड है? देखिए, चैम्बर तो सबके लिए इक्वल है। जैसे लॉज पाकिस्तान के लिए, चाहे खातून बिजनेस कर रही है चाहे मर्द बिजनेस कर रहा है, आपने टैक्स तो अपने अकॉर्डिंग टू इनकम पे करना है। तो इस वक्त खवातीन को वेलकमिंग है बहुत ज़्यादा। बायलैटरल ट्रेड इस टाइम हम लोग चाह रहे हैं स्टार्ट हो, बहुत ज़्यादा उसको फ़रोग देना चाह रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, खवातीन को इंडस्ट्री की तरफ, ट्रेड पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहिए, ना सिर्फ इंडस्ट्रीज की तरफ। आगे बढ़ने के लिए चैम्बर्स आपको, आपकी सीट्स भी मुख्तस की गई भी हैं ताकि आप आएँ और वहाँ पे अपनी एक शनाख्त मनवा सकें, काम कर सकें। मेरा भी डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो इसी इंडस्ट्री से है। मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, तो लिहाजा मेरा ताल्लुक तमाम कंस्ट्रक्शन वालों से पड़ता है, रियल एस्टेट से पड़ता है। और जब ये चीज़ें मुतासिर होती हैं तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड तमाम कारोबार मुतासिर होते हैं। आपने क्या महसूस किया, चूँकि आप भी रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं अब तो, और आप क्या समझती हैं कि इस इंडस्ट्री में आपने कितना पोटेंशियल अब तक देखा, और वो लोग जो हमें देख रहे हैं, ख्वातीन जो रियल एस्टेट सेक्टर में आना चाहती हैं मगर उनको शायद ये लगता है कि इसमें चैलेंजेस बहुत हैं या प्रेशर गेम बहुत है, उनको अब क्या कहेंगी? नहीं, खवातीन तो बहुत हैं अर्बन एरियाज में। तो जितनी भी आपकी बड़ी टॉप कंपनीज हैं उसमें ज़्यादातर तो सेल्स में हैं ही आपके खवातीन, और बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं बनिस्बत मर्दों के, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक तो सॉफ्ट कॉर्नर होता है, खवातीन जब बात करती हैं तो उनकी बात को लोग सुनते हैं, समझते हैं, और फिर वो ज़्यादा मेहनत करती हैं अपने आप को मनवाने के लिए। तो खवातीन इस शोबे में बहुत हैं और माशाल्लाह से अब इंडस्ट्री के शोबे में खवातीन नजर आना शुरू हो गई हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड खवातीन नजर आना शुरू हो गई हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी फील्ड हैं। तो खवातीन के लिए वेलकमिंग है, ऐसा नहीं है कि वेलकमिंग नहीं। और चैलेंजेस बस यही होते हैं कि जो आपको अपने घर के सतह पे बहुत चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। चैलेंजेस तो हर जगह, चाहे आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, वो तो फिर आप किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, घर के सतह पर तो चैलेंजेस होते ही हैं। लेकिन ये है कि ये टाइम मैनेजमेंट और फिर प्रोफेशनलिज्म और फिर ये पर्सनल लाइफ, इसको मैनेज करना तो एक ट्रेनिंग का प्रोसेस, एक जिसको हम कहते हैं कि ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है इंसान की ज़िंदगी में। जो काम इंसान कर रहा होता है वो सीखता जाता है। मगर इस वक्त पोटेंशियल बहुत है रियल एस्टेट में। अभी ब्रेक से पहले भी बात यही हो रही थी कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का पोटेंशियल बहुत है, मगर ये जो गुज़िश्ता चंद एक अरसे में हमने देखा जो टैक्स पॉलिसीज आई, उसके बाद कुछ एक खामोशी नज़र हमें ज़रूर आई। और ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान में बेशुमार सरमायाकारी करता है, उसको हमें दोबारा से कॉन्फिडेंस जब हम देंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो रियल एस्टेट का पहिया चलेगा, इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। देखिए, अभी जो पाकिस्तान की माशाल्लाह से इंटरनेशनली सतह पे हमारी जो एक शिनाख्त बन गई है, जो हमारी पहचान बन रही है इस टाइम, हमें बहुत इज्जत मिल रही है। इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हूँ कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। जो एक बबल बना था पाकिस्तान के लिए, वो बबल अब टूट गया है और पाकिस्तान में वापस जो है वो इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू होगी। जिस तरह से हमारे सरबराहों को पाकिस्तान से बाहर खराज तहसीन मिल रहा है, जो हमने जंग जीती खास तौर से उसके बाद से, और जैसे खरमैन शरीफैन के ऊपर जो है हमें सिक्योरिटी मिल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत बड़ा, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। आप देखें पिछले 2-3 महीने में मतलब हमारी आंखें तरसती थी इस चेंज को देखने के लिए, और इसकी वजह से बहुत फर्क आने की उम्मीद है। ये इसमें बड़ा अहम हमारी जिम्मेदारी भी है ना शुमाइला, कि अगर हमें सरमायाकारी पाकिस्तान में आती है तो हमें उस सरमायाकारी को किस तरह से प्लान आउट करना है। हमने अपनी पॉलिसीज भी वैसे ही नरम करनी है, हमें अपनी पॉलिसीज में बहुत चेंजिंग की जरूरत है, खास तौर पे रियल एस्टेट में। जी हाँ जी, एक सर्कल में ही पैसा पहले घूमे जा रहा था, उसको हमें कहीं ना कहीं डिफाइन करना है कि वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए। उन पॉलिसीज पे काम होना चाहिए, और खास तौर पे टैक्स पे। जो ये टैक्स है बायर और सेलर का, मैं इसको अभी तक कंडेम करती हूँ, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लोग ना सेल कर रहे हैं ना परचेज कर रहे हैं, और तो लीगल सेल रुक जाएगी इससे। हाँ, यानी ट्रांजैक्शंस तो होती रहनी चाहिए ना, सेल परचेज का सिलसिला चलता रहेगा तो तभी। इस वजह से हो क्या रहा है कि जो प्रॉपर्टीज पर एप्रिसिएशन थी, वो वाला जो सिलसिला वो एक दफा रुक जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल तो सही। उसके लिए जरूरी है कि जब पैसा रन में रखना है तो आपने सिस्टम को इजी रखना है, सिस्टम को इजी रखना है। और हम पर उम्मीद हैं कि इस वक्त तमाम तर लोग मुत्तहिद हैं, हमारे इदारे मुत्तहिद हैं, हमारे चैम्बर्स मुत्तहिद हैं। और जिस तरह से अभी शुमाइला सिद्दीकी साहबा ने जिक्र किया कि इंटरनेशनली हमें जो एक पाकिस्तान को पज़िराई मिल रही है, पाक अफवाज को, हमारी हुकूमतों को, हमारे तमाम तर इदारे, हमारी आवाम, सब ने मिलकर ये जो हमने देखा कि जिस तरह से अल्लाह पाक ने हमें फ़तह नसीब फरमाई।
उसके बाद एक इमेज तब्दील हो चुका है नाज़रीन पाकिस्तान का, और दुनिया तस्लीम करती जा रही है पाकिस्तान को। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से आप देखेंगे कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी जिस तरह से मुत्तहिद होकर काम कर रही है, तो पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी और हुकूमत ने और हमारे इदारों ने, और जब बिज़नेस कम्युनिटी साथ बैठकर इंशाअल्लाह ताला इस पर कोई प्लानिंग की जाएगी तो आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। और पॉलिसीज़ में हम यही उम्मीद रखते हैं कि नरमी की जाएगी, और टैक्सेस के हवाले से, खासतौर पर रियल एस्टेट पर जो टैक्सेस हैं उसके हवाले से बहुत एक परेशान कुन सिचुएशन हमने देखा गुज़िश्ता चंद एक अरसे में रही। अगर उसमें भी कुछ चेंजिंग्स आ जाएं तो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में जितना रियल एस्टेट का पोटेंशियल है, अल्लाह पाक ने चाहा तो यहाँ पर टूरिज्म को भी फ़रोग मिलेगा, यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बहुत बढ़ेंगी, और बिजनेस में हम देखेंगे कि वाज़ेह फ़र्क आएगा, यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत होंगी। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।